हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। उसी चैप्टर का ये अगला पार्ट है, यानी कि पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पदार्थ कितने रूप में होते हैं? 3 रूप में: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, इसी का एक टॉपिक और आता है अंदर, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जो कि मतलब कोई कठोर चीज़ होती है, ठोस, उसको ठोस बोलते हैं। जैसे कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। ये क्रियाकलाप पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर संपीड़न का मतलब होता है दबाना या निचोड़ना। अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। यहाँ पर ये जितने भी उदाहरण हैं सभी ठोस के हैं, यानी किसी कठोर वस्तु के। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। इसमें यह कह रहे हैं कि जो ठोस है वो, उस पर हम बाह्य बल लगाने पर ठोस जो है अपने आकार को बनाए रखता है, यानी कि जो वो अपना आकार चेंज नहीं करता है। ठोस अपना आकार बदलता नहीं है और वो जो है दृढ़ होता है। वो टूट भले सकता है लेकिन अपना आकार नहीं बदलता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या रबड़ बैंड को ठोस माना जाएगा? क्या क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या यह ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है। क्या यह ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? हाँ तो दोस्तों, हमने अभी कुछ विचार किए यहाँ पर। अब उनके आंसर हैं नीचे। चलो इन्हें पढ़ते हैं। बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपना मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। मतलब जो रबड़ बैंड होता है, उस पर बाह्य बल लगाने पर वो उसका आकार तो बदलता है और बल हटाने पर यह पुनः उसी आकार में आ जाता है, और अत्यधिक मतलब ज़्यादा बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। आगे वाला टॉपिक चीनी या नमक वाला। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल का अर्थ होता है कोई रवादार टुकड़ा या स्फटिक। आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि स्पंज जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। यानी जो स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनमें वायु उपस्थित होती है, वायु उसमें मौजूद होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो उसके अंदर की सारी जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ देर पहले यहाँ पर बताया था, यहाँ पर संपीड़न का अर्थ दबाना या निचोड़ना होता है। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ठोस वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब सेकंड टॉपिक यानी द्रव अवस्था, ये टॉपिक शुरू करते हैं। इसका एक क्रियाकलाप है, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से
इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। इसमें यह कह रखा है कि प्रेक्षण से हम पाते हैं जो द्रव होता है उसका आकार तो नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार तो उसका समान नहीं होता लेकिन जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। आयतन मतलब कि वो कितना स्थान घेरता है। जिस बर्तन में इसको रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जो द्रव होता है उसको जिस भी बर्तन में हम रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रवों में बहाव होता है, ये जो है ये बहाव होता है द्रव में, लेकिन इनमें बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। इनमें बहाव होता है और ये आकार बदलते हैं अपना, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। मतलब ये मजबूत मतलब कठोर नहीं होते हैं और ये तरल होते हैं। हम यहाँ पर भी समझने की कोशिश करेंगे। संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव जो है, विसरण का अर्थ होता है फैलना। क्या होता है इसका अर्थ? होता है फैलना। ठोस और द्रव का फैलना द्रवों में संभव होता है। द्रव में ही ठोस और द्रव फैल सकते हैं। वातावरण की गैसें विसरित यानी फैलकर जल में घुल जाती है। वातावरण की जो गैसें होती हैं वो फैलकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ये जो गैसें हैं इनके कुछ नाम हैं: ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये जलीय जंतु जो कि मतलब जल में रहने वाले होते हैं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। जो सभी जीवधारी होते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जो सभी जीव होते हैं वो मतलब अपने जीवन निकालने के लिए सांस लेते हैं, जीवन निर्वाह के लिए। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, जो जल में ऑक्सीजन होती है। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। इसमें यह कह रहे हैं कि द्रव में ठोस और द्रव और गैस, यानी कि ठोस में द्रव का फैलना और द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, यानी फैलना संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। जो ठोस की अपेक्षा द्रवों में मतलब ठोस से ज़्यादा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। मतलब ठोस से ज़्यादा द्रव फैलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। मतलब जो कि
ये जो द्रव अवस्था में पदार्थ के कण होते हैं स्वतंत्र रूप से मतलब गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। और ठोस की अपेक्षा जो मतलब ठोस के मुकाबले द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। द्रव के कण जो होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और ठोस में कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। हाँ, तो हम अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब नया टॉपिक आता है गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। यहाँ पर हम क्रियाकलाप को पढ़ेंगे। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे के रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वेसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। हाँ तो फ्रेंड्स, ये पिस्टन का चित्र है। ये उसके पीछे का हिस्सा पिस्टन, ये बीच में गैस भरी होती है और आगे ये रबर का कॉर्क लगा होता है। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, यानी गैसों का दबाव काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना कोई रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। इसको हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। जो अस्पतालों में दिए जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में जो संपीड़ित गैस होती है, यहाँ पर समझने जैसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको रीडिंग करनी है। यहाँ पर आप रीडिंग कर लें, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ठोस में यह बता रखा है कि जो इसके कण होते हैं, ठोस के कण, वो एकदम पास में सटे हुए होते हैं, बीच में बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होता है। और द्रव जो कि इसमें कण ठोस के मुकाबले थोड़े दूर स्थित होते हैं, जो कि बीच में इनके रिक्त स्थान कम होता है। गैस में बीच में बहुत खाली स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और कण दूर होते हैं और कम होते हैं। ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस नियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। जो मतलब गैसीय अवस्था होती है
उसमें जो कण हैं उनकी जो गति है, उनकी गति जो है अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, यानी तेज गति होती है कणों की गैसीय अवस्था में। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में व बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। इनकी मतलब जो कण होते हैं उनकी अनियमित गति के कारण ये कण आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। हाँ तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ तक हाँ तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस चैप्टर का ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।